हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये यूनिट थर्ड है हमारा और चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, अधिक मांग और न्यून मांग की समस्याएं क्या होती हैं, पूर्ण रोजगार संतुलन व अल्प रोजगार संतुलन। तो इन सब चीजों पर हम डीपली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से हैं। इस पे आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह हैं वो सारी मिल जाया करेंगी। ठीक है, और अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो eklavyastudypoint.com नाम से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। ठीक है ना, कि ये जो टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि जो एक अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अल्पकाल के समय में संतुलन कैसे होता है एक देश की अर्थव्यवस्था का। ठीक है ना, तो जो संतुलन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमने देखा था, समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड जिसे कहते हैं, या समग्र पूर्ति जिसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके आधार पर ही किसी अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है ना, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, तो एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड होती है जो एक आधार वर्ष के अंदर किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो मांग रहती है उसे क्या कहा जाता है, समग्र मांग कहा जाता है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो चाहे वो सेवा के रूप में हो। और समग्र पूर्ति जो होती है, जो मांग होती है उसी की जो पूर्ति होती है एक वित्तीय वर्ष के अंदर, उसे उसकी समग्र पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो विचारधारा चल रही है वो केन्स के सिद्धांत पर चल रही है। तो केन्स ने अल्पकालीन संतुलन के बारे में क्या कहा था, तो केन्सियन जो सिद्धांत है उसके अनुसार संतुलन की स्थिति को आमतौर पर समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड और समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई के संदर्भ में बताया जाता है। एक अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होती है जब किसी समय अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग और कुल आपूर्ति के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो किसी भी देश की या किसी भी अर्थव्यवस्था का संतुलन तब होगा जब उसकी मांग और उसकी पूर्ति ये दोनों क्या हो, बराबर हो जाए। ये केन्स के सिद्धांत की एक विचारधारा थी। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय आय के संतुलन की बात करें तो किस स्तर पर जो होता है वो संतुलन होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो संतुलन निर्धारित होता है वो दो तरह से हो सकता है। जैसे हमने भी देखा कि एग्रीगेट डिमांड को अगर हम क्या कर दें, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कर दें, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो होगी वो खुद ही संतुलित रहेगी। ठीक है, और साथ ही एक नई विचारधारा के तौर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी सेविंग जो होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तो भी हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है वो संतुलित होती है। ठीक है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होता है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है और एग्रीगेट सप्लाई हमारी C+I होती है। ठीक है ना, तो एग्रीगेट सप्लाई जो हमारी C+S। ठीक है, और C+S जो हमारा होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और C+I जो हमारी होती है सेविंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं या तो हमारी जो समग्र मांग है समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, या हमारी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट यानी जो हमारी बचत है वो निवेश के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कोई अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलित है। ठीक है, तो इसको एक शेड्यूल के जरिए समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हमारी जो समग्र मांग है समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए तो वो अर्थव्यवस्था जो होगी खुद ही संतुलित रहेगी, और एक संतुलित अर्थव्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इनकम का 0 स्तर, फिर भी हमारी जो कंजप्शन होती है वो 60 होती है। ठीक है ना, तो इसमें हम खर्चा कहाँ से करते हैं, सेविंग से खर्चा करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है वो क्या होती है, 60, और ऐसे एग्रीगेट डिमांड हमारा जो होता है वो C+I से मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो अगर उनको कर देते हैं तो 120। ठीक है, तो ऐसे एग्रीगेट सप्लाई, तो ऐसे अगर हम देखें कि 100 का स्तर, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का स्तर। ठीक है ना, तो कौन सी ऐसी स्थिति होगी जहां पर जो हमारा होगा संतुलन होगा, तो जैसे हम जानते हैं कि एग्रीगेट जो डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, संतुलित है। ठीक है ना, तो ये इस तरह में कहां देखने को मिलता है, तो ये इस तरह में यहां देखने को मिलेगा। ये देखिए यहां पर हमारी जो है अगर हम देखें तो सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, और यहां पर हमने देखा कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो ये जो स्थिति होती है ये क्या कहलाती है, संतुलन स्तर को दिखाती है। ठीक है, अगर हम इसको शेड्यूल में देखें तो कह सकते हैं कि ये हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, तो ये जहां पर दोनों मीट करते हैं यानी जहां पर जो मिलते हैं ये, ठीक है ना, वो क्या होता है, संतुलन होता है। ठीक है ना, तो एक अर्थव्यवस्था कब संतुलित होगी, जब उसका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, यानी समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या होगा अगर एक अर्थव्यवस्था के अंदर
जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा हो किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, यानी समग्र मांग ज्यादा हो समग्र पूर्ति से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम शेड्यूल में देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि हमारा कहा जा रहा है जो संतुलन बिंदु है ये संतुलन बिंदु है, एक अर्थव्यवस्था का जो संतुलन बिंदु है वो ये है, यानी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई अगर यहां पर टच करती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलित है। लेकिन अगर वही चीज हमारी डिमांड जो रहे वो क्या हो जाए, डिमांड यहां पर आ जाए, ये अगर हमारी डिमांड है तो इस समय क्या होगा, ये जो हम गैप देख रहे हैं, यानी ये जो गैप है ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भाई इतनी मांग है, इतनी मांग की जरूरत है, लेकिन हम उस मांग को क्या नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी मांग जो है वो क्या है, वो अधिक है, ठीक है ना, लेकिन सप्लाई जो हमारी है यानी जो हमारी पूर्ति है वो कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अधिक मांग की स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई हमें और ज्यादा अधिक मांग पूरी करके जो है हमें अर्थव्यवस्था को अपने संतुलन बिंदु तक लेकर जाना है, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बड़ी हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या देखने को मिलेगा, तो यह अतिरिक्त मांग की स्थिति होगी। तो इस समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो क्या है, अतिरिक्त है, यानी कि हमें और ज्यादा अभी वस्तु या जो भी सेवा है उनको पूरा करने की जरूरत है। तो उत्पादकों को अधूरी मांग का नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है, यानी अनियोजित कमी, यानी अगर जो उत्पादन कर रहे हैं वो अतिरिक्त अगर नहीं उत्पादन करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मांग है, मार्केट में वस्तु और सेवाओं की मांग है, लेकिन क्या कर जो उत्पादक है उसको मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये भी क्या होती है, एक समस्या होती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए उत्पादक को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। इससे आउटपुट यानी जो आय है हमारी ओ ए से ओ ई तक बढ़ जाएगी, ठीक है, देख रहे हैं ना हम, जैसे ये रहा कि हमें हमारा जो उत्पादन इतना हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमें चाहिए कितना, इतना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा जाएगा और कीमत एफ पर संतुलन की स्थिति में बहाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, उत्पादन को इस स्तर तक लेकर आएंगे तो वो संतुलन बिंदु तक पहुंच जाएगा और फिर क्या होगा, जो हमारी समग्र मांग और समग्र पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या देखने को मिलता है कि अगर हमारी अधिक मांग हो और उससे पूर्ति नहीं की जा रही हो तो उससे भी क्या हो सकता है, एक अर्थव्यवस्था में नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगला शेड्यूल देखते हैं। अगर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है ना, वो तो हमारी ज्यादा हो जाए और एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा हो जाए डिमांड से, तो भी क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलित नहीं रहेगी और इसके भी क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारा संतुलन बिंदु क्या है, हमारा संतुलन बिंदु ये है, लेकिन सप्लाई क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, यानी हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा हो गई है। तो इसका क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें, तो यह अतिरिक्त आपूर्ति है, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपूर्ति जो हो रही है वो अतिरिक्त आपूर्ति हो रही है, यानी इतनी हमें जरूरत है लेकिन हमने आपूर्ति कहां कर दी, इतनी कर दी, यानी इतनी क्या है, ये आपूर्ति जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। यानी कि हम देखते हैं तो जो हमारा ओ बी बिंदु है ये बता रहा है कि हमने आपूर्ति इतनी कर दी है, लेकिन हमें आपूर्ति की जरूरत कितनी थी, सिर्फ हमें इतनी जरूरत थी ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलित रहे, ठीक है। तो क्या होगा इसका इफेक्ट, यह अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति होगी, ठीक है। इन्वेंट्री अनियोजित वृद्धि हो जाएगी, यानी हमारा जो इन्वेंट्री है, जो हमारा स्टॉक है, यानी जिसकी हमें जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम सामान क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, चाहे वो वस्तु के रूप में हो या सेवा के रूप में हो। फर्म उत्पादन में कटौती करेगा। अब इसके बाद क्या होगा, फर्म क्या करेगा, उसे पता है भाई उसके पास इन्वेंट्री स्टॉक ज्यादा हो गया है, वो मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो उसे क्या करेगा, वो उसमें कटौती करेगा, यानी सामान बनाने में कमी की जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उसे संतुलन बिंदु तक वापस लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ओबी से ओ ई तक, जो ओ ई तक आय उत्पादन कम हो जाएगी और एफ को संतुलन की स्थिति में होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही है कि हमारी जो ये जो उत्पादन है, इतना उत्पादन है, उसको घटा के हमें क्या करना पड़ेगा, ओ ई तक लाना पड़ेगा, यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ये क्या करेगा, खिसक के कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, संतुलन होगा और हमारी जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई। अब हम जानेंगे कि बचत के आधार पर किस तरह से हम अर्थव्यवस्था को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या देखना पड़ता है, हमें कुछ इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हम अल्पकालीन संतुलन पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का और ध्यान रखना पड़ता है। जैसे केंज ने कहा था कि संतुलन तभी होगा जब अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर स्थिर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, हम पढ़ रहे हैं कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था यानी बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पारिवारिक क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे कुछ जो होते हैं संतुलन बनाने के लिए कुछ चीजें जो होती हैं वो जरूरी होती हैं, ठीक है ना। पहली चीज क्या है कि अर्थव्यवस्था के मूल्य जो होंगे वो स्थिर होंगे, ठीक है ना। यानी जो भी मूल्य है अर्थव्यवस्था के अंदर वो क्या होगा, स्थिर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था बंद होगी, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होगी, यानी पारिवारिक क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र।
कोई सरकार काम नहीं कर रही होगी, यानी सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। और अल्प विधि में इसकी क्या होगी, प्रयोज्यता होगी, जो हमने देखा था कि भाई कम समय के लिए अल्प विधि में है, तो इसलिए तो ये जो नियम है वो जरूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था को संतुलन के आधार पर देखने के लिए, ठीक है। आगे देखें तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर उस बिंदु से निर्धारित किया जा सकता है जहां नियोजित बचत किसके बराबर हो जाए, नियोजित निवेश के बराबर हो। यानी जो नियोजन किया गया है कि मैं कितनी बचत रखनी है और कितनी सेविंग रखनी है, वो दोनों अगर बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलित है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर हम इसको एक न्यूमेरिकली देखें तो कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई जो होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है, और C प्लस एस जो हमारा होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको कर दें तो कट जाएगा, तो S हमारा यहाँ पे आ जाएगा, I हमारा ये, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है यानी सेविंग अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है तो भी हम कह सकते हैं एक अर्थव्यवस्था जो है वो अल्पकालीन स्तर पर संतुलन में है, ठीक है। तो इसको शेड्यूल के जरिए देखते हैं। तो इनकम का जो लेवल है हमारा 0, 100, 200, 300, 400, तो किस समय हम देखेंगे कि किस समय हमारी जो सेविंग है वो बचत के बराबर हो सकती है। तो एक हमारी अगर हम ये वाला शेड्यूल इस टाइम पीरियड में देखते हैं जब हमारी आय जो थी वो 400 है, ठीक है ना। यानी अगर हमारी आय जो है वो 400 रुपए है, ठीक है ना, और उस स्तर पे हमारा जो उपभोग है वो 340 हो रहा है, ठीक है ना। और बचत जो हमारी है, ठीक है ना, वो क्या है हमारी, देख रहे हैं हम बचत और जो सेविंग है, ठीक है ना, जो हमारी सेविंग है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो दोनों क्या दिख रही है यहाँ पे, बराबर हो रही है स्टैंडर्ड पे, ठीक है ना। और साथ ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर हमने कहा जैसे हमारी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए या हमारी जो बचत है वो निवेश के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं वो अर्थव्यवस्था संतुलन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ठीक है ना, शेड्यूल जैसे देखें तो सेविंग ये है हमारी और ये, यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्थिर रहती है, ठीक है ना, एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है ना। तो जब अर्थव्यवस्था और जो हमारी सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है यानी बचत और निवेश जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, वो हमारा जो होता है अर्थव्यवस्था का एक संतुलन बिंदु होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगर क्या होगा ऐसी स्थिति में जब हमारी सेविंग जो है, ठीक है ना, वो ज्यादा होने लगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होने लगे तो अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एक शेड्यूल के जरिए देख लेते हैं पहले कि जैसे देखिए एक अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ये हमारी जो सेविंग है, ठीक है ना, और ये हमारी जो है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो संतुलन बिंदु है वो क्या है, वो E और Y संतुलन बिंदु है, ठीक है। क्योंकि इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, संतुलित है, ठीक है। क्योंकि हमारी हमने देखा था कि अगर हमारी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है तो वो हमारा क्या होता है, संतुलन बिंदु होता है। तो ई जो हमारा है वो क्या है, वो एक संतुलन बिंदु है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारी जो सेविंग है वो क्या हो, बड़ी हो जाए किससे, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो क्या है, इन्वेस्टमेंट जो हमारी वो ज्यादा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो ज्यादा है और सेविंग जो है हमारी कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको क्या लाना पड़ेगा, संतुलन में लाना पड़ेगा। तो इस स्तर पर परिवार अधिक उपभोग कर रहे हैं और फर्मों की अपेक्षा कम बचत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं ना जैसे क्या है कि हमें क्या करना है, हमें बचत करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्थिति ये देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप इन्वेंट्री जो हमारे वांछित स्तर से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। यानी इन्वेंट्री यानी हमने क्या किया है कि अगर किसी परिणाम, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, निवेश ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, और बचत कम कर रहे हैं, तो निवेश ज्यादा करने से क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या होगा, मार्केट में वस्तु और सेवाओं का स्तर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री को वांछित स्तर पर वापस लाने के लिए निवेश में बचत आने तक उत्पादन को OA से OY तक बढ़ाए जहां के बिंदु ई पर चला जाए वो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारी यहां पर क्या है, सेविंग जो है क्या है, सेविंग हमारी यहां पर देखो ज्यादा दिखाई दे रही है और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारी जो है इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है। और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, अधिक मांग आ जाएगी। यानी हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, जब उत्पादन ज्यादा होगा मांग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो असंतुलित हो जाती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें एक संतुलन में लाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर क्या हो गया, अगर हमारी जो है इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हो रही है तो हमें इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर हमारी सेविंग ज्यादा हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे स्तर पर देखते हैं, जब हमारी सेविंग ज्यादा हो जाए और इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो क्या होगा, तो इस स्तर पर परिवार अधिक बचत करते हैं और उतना उपभोग नहीं करते हैं जितना फर्म उनसे उम्मीद करती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, इन्वेंट्री जो वांछित स्तर से ऊपर उठ जाती है,
ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यानी कि अगर सेविंग ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी क्या हो रही है, सेविंग जो है सेविंग हमने, अगर हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने से क्या होगा, हमारा जो उत्पादन होगा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो उत्पादन क्या होगा, वो हमारा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो, ठीक है ना। और अगर हम सेविंग ज्यादा कर रहे होंगे तो क्या होगा, सेविंग ज्यादा करेंगे तो उत्पादन क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा होता उस स्टेट में, ठीक है ना। अगर हमारी सेविंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या करो, सेविंग को बढ़ाओ, तो सेविंग को बढ़ाएंगे हम, यानी हम देखेंगे ना इस स्तर को यहां तक लेकर आएंगे। और अगर हमारी क्या है, सेविंग ज्यादा हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग कम करनी पड़ेगी, इस स्तर पर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग को दोनों को क्या करना पड़ेगा, इस स्तर पर लाकर संतुलन करना पड़ेगा, तभी जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो संतुलित होगी, ठीक है। तो और वही हम बात कर रहे थे, अगर हमारी सेविंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो अधिक बचत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, उपभोग नहीं होगा, और जितना फर्म उनसे उम्मीद करता है उससे ज्यादा क्या होगा, जो हमारा अवांछित जो स्टॉक है वो इकट्ठा हो जाएगा। और अवांछित अगर स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, उस समय क्या होगा, पूर्ति ज्यादा होगी और मांग क्या होगी, वो कम होगी। तो अवांछित स्टॉक को साफ करने के लिए फर्म उत्पादन को OB से OY तक बढ़ा देगी, ठीक है ना, OB से क्या करेगी, OY तक लेकर आएगी, तक बचत निवेश के बराबर ना हो जाए, और तब तक करेगी जब तक बचत जो है वो निवेश के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बचत होती है, जो निवेश होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को बराबर में लाने के लिए उन दोनों को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारी सेविंग ज्यादा हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेविंग अगर हमारी ज्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, ताकि हम दोनों को क्या कर सके, एक स्तर पर ला सके जहां पर दोनों का संतुलन हमें देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को संतुलित कर सकते हैं बचत के माध्यम से, ठीक है। तो संतुलन स्तर को अगर हमें समझना है, अगर न्यूमेरिकली कुछ वैल्यू होती है तो किस आधार पर फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे देख सकते हैं ये, ठीक है ना, इनका हमारी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका हम यूज करके, ये फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको संतुलित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये भी हमारा जो न्यूमेरिकली फॉर्मूले हैं, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज करके एक अर्थव्यवस्था के जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उनको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नियोजित या प्रस्तावित बचत और निवेश, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था कि नियोजित बचत, अगर हमारी नियोजित बचत जो होती है वो नियोजित निवेश के बराबर हो जाती है तो एक अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ये नियोजित क्या होता है, ठीक है ना, किस तरह से नियोजन किया जाता है एक अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने के लिए, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो नियोजित या प्रस्तावित जो बचत होती है, इसमें क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था में जब गृहस्थों द्वारा, ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था को जब हम संतुलित कर रहे हैं प्लान करके, तो उसमें क्या होता है, गृहस्थों द्वारा एक समय अवधि, जैसे एक वर्ष में जितनी बचत करने की योजना अवधि से शुरू में बनाई जाती है उसे नियोजित प्लान या प्रस्तावित बचत कहते हैं। वांछित बचत की मात्रा का निर्धारण बचत फलन अर्थात बचत प्रवृत्ति या प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम द्वारा होता है, ठीक है ना। तो बचत क्या है, यानी हम जो प्लान करते हैं एक अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए, एक वित्तीय वर्ष या एक साल के अंदर जो प्लान किया जाता है या जो बचत का प्लान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम नियोजित या प्रस्तावित बचत कहते हैं, ठीक है। और नियोजित या प्रस्तावित निवेश क्या होता है, ठीक है ना। तो नियोजित या प्रस्तावित एक अर्थव्यवस्था में फर्मों या उद्यमियों द्वारा दी हुई अवधि में जितना निवेश करने की योजना अवधि में शुरू में बनाई जाती है या इरादा किया जाता है कि उसे नियोजित या वांछित निवेश कहते हैं। निवेश राशि का निर्धारण निवेश मांग फलन अर्थात निवेश मांग और ब्याज दर के बीच द्वारा होता है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने बचत देखा वैसे निवेश होता है। एक अर्थव्यवस्था का एक वर्ष में, ठीक है ना, या एक वित्तीय वर्ष के अंदर कि भाई हम एक प्लान करते हैं कि हम कितना निवेश करेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो रहे वो अच्छे से काम करे या संतुलन में बनी रहे, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, नियोजित बचत कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों एक तरह से ही हैं, जैसे नियोजित बचत या निवेश दोनों एक तरह से ही काम करते हैं। वित्तीय वर्ष के अंदर जो प्लान किया जाता है, ठीक है ना, यह स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि भाई एक साल के अंदर हम कितना जो है अर्थव्यवस्था को अपना अच्छा करेंगे या संतुलित करेंगे, तो उसके लिए जो होता है एक नियोजन किया जाता है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं, ठीक है, नियोजित कहते हैं।
ठीक है। दूसरा आता है हमारा वास्तविक बचत या निवेश, ठीक है ना। तो हमने वहां देखा कि भाई हमारा जो था कि हमने एक प्लान किया, एक वित्तीय वर्ष के अंदर हम कितना जो अर्थव्यवस्था को अपने संतुलित करेंगे, किस तरह से हम अपने अर्थव्यवस्था को लेकर चलेंगे। वहीं अगर हम देखते हैं वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि जो प्लान किया जाता है वो हमेशा पूरा नहीं होता, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या देखते हैं एक साल के अंदर कि भाई जो हमने बचत और निवेश पे जो हमने प्लान बनाया था वो कहां तक कारगर साबित हुआ, वास्तविक क्या था उसको देखते हैं। तो वास्तविक बचत के आधार आशय है आय से बचाकर रखी गई उस राशि से है जिसका आकलन अवधि की समाप्ति पर होता है, ठीक है ना। तो वो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रयोजित होता है वो हम क्या करते हैं शुरुआत में करते हैं, और जो हमारा वास्तविक होता है वो अंत में देखा जाता है कि भाई जो हमने प्लान बनाया था वो कहां तक सफल हुआ। वैकल्पिक रूप में एक समय अवधि, जैसे एक वर्ष में अर्थव्यवस्था जितना वास्तव में बचा पाती है उसे वास्तविक बचत कहते हैं, ठीक है ना। तो एक अर्थव्यवस्था ने एक साल के अंदर जो नियोजन किया था उस नियोजन के आधार पर कितना बचत किया तो वो होता हमारा वास्तविक बचत। वैकल्पिक रूप में एक समय अवधि में अर्थव्यवस्था जितना निवेश कर पाती है अर्थात पूंजी परिसंपत्तियों में जितनी वृद्धि होती है उसे वास्तविक निवेश कहते हैं। सेम उसी प्रकार जिस तरह से बचत की जाती है एक साल के अंदर हमने कितना निवेश कर पाए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक निवेश कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन दोनों को समझ सकते हैं कि पहले एक अर्थव्यवस्था में प्लान किया जाता है कि भाई हम कितना बचत कर लेंगे या कितना हम सेविंग कर लेंगे या कितना हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही बाद में हम देखते हैं कि वास्तविक एक साल में हमने कितना उस पर काम किया, ठीक है ना। तो ये दोनों थे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसमें हमारा ये टॉपिक है अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है ना। तो बेरोजगारी का जो रूप होता है यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र मांग और समग्र पूर्ति होती है वो क्या होती है, रोजगार पर भी इसका असर डालती है, ठीक है ना। तो रोजगार को हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो रोजगार या बेरोजगारी जो होती है वो कई प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी का आशय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में है जिसमें काम करने के इच्छुक व योग्य लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता, ठीक है। यानी अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर वो लोग, ठीक है ना, जिनको क्या है काम नहीं मिल पा रहा, वो काम तो करना चाहते हैं, एक मजदूरी दर पे उन्हें भाई जरूरत है काम की लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो काम नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक। यानी वो खुद की इच्छा से बेरोजगार नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था में रोजगार की कमी से बेरोजगार हैं। तो दूसरे शब्दों में पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक समग्र मांग में कमी होने के कारण अनैच्छिक बेरोजगारी पैदा होती है, ठीक है ना। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, जब समग्र मांग ही नहीं रहेगी, तो मांग नहीं रहेगी तो समान या उत्पादन होगा नहीं, तो उत्पादन होगा नहीं तो बेरोजगारी खुद ब खुद बढ़ती जाती है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति को अल्प रोजगार की स्थिति भी कहा जा सकता है। स्पष्ट है जब तक अनैच्छिक बेरोजगारी मौजूद है तब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होगी बल्कि अल्प रोजगार की स्थिति होगी, ठीक है ना। तो अल्प रोजगार का मतलब क्या है कि पूरा रोजगार नहीं है, कम समय अवधि के लिए लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरी जो बेरोजगारी होती है वो होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी देश की श्रम शक्ति के उस भाग या लोगों की ओर संकेत करती है जो काम उपलब्ध होने के बावजूद काम करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना, अर्थात अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। तो ये बेरोजगारी जो है उनकी खुद की बेरोजगारी है, ठीक है ना, काम है लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते, तो इसे क्या कहा जाएगा, इच्छा से बेरोजगार कहा जाएगा। तो यह वास्तव में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को देश की श्रम शक्ति में ही शामिल नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो जो एक देश की अर्थव्यवस्था में जो श्रम शक्ति होती है, तो श्रम शक्ति में जो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं तो उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो बेरोजगारी की मात्रा जानने या निकालने के केवल अनैच्छिक बेरोजगारी को ही शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम रोजगार या उसका डाटा निकालते हैं कि भाई कितने लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं या रोजगार हैं, तो उसमें हम इसको शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास रोजगार है लेकिन वो रोजगार करना नहीं चाहते और श्रम शक्ति में ही शामिल नहीं है। तो जब श्रम शक्ति में शामिल ही नहीं है तो वो क्या है, वो बेरोजगार ही नहीं है, तो इसलिए उनको शामिल ही नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है पूर्ण रोजगार की। एक अर्थव्यवस्था है, क्या एक अर्थव्यवस्था जो होती है वो हमेशा पूर्ण रोजगार देती है, ठीक है ना। कोई भी अर्थव्यवस्था में क्या हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है? तो पूर्ण रोजगार पहले समझते क्या होता है। तो पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी ना हो, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब वही कि भाई हर किसी को काम मिल रहा हो, उनकी इच्छा है काम करने की लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति ना हो। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में समस्त संसाधनों, ठीक है ना, चाहे वो भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो या उद्यम हो, का सर्वोत्तम प्रयोग हो रहा होता है, ठीक है ना। तो
अगर समस्त संसाधनों का यूज हो रहा है और सबको काम मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। तो संसार में प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने समस्त संसाधनों का पूर्ण व कुशलता चाहती है ताकि रोजगार मिलता रहे, क्योंकि अगर वो अपने संसाधनों का अच्छे से यूज करेगी तो रोजगार आराम से मिल सकते हैं उनको। तो इसलिए कहा जाता है भाई कि अपनी अर्थव्यवस्था में हमेशा हमेशा संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग जरूरी है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था द्वारा अधिकतम उत्पादन व आय का सृजन संभव हो पाता है। ठीक है ना, अगर हम अपनी संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग करेंगे तो हम एक अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे उत्पादन और आय संबंधित जो रोजगार के अवसर हैं उसको क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। परंतु व्यवहार में पूर्ण रोजगार का अर्थ देश की श्रम शक्ति के पूर्ण रोजगार से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि एक देश के अंदर रोजगार कितना है और रोजगार किसको मिल रहा है, तो जो हमारी श्रम शक्ति है, जितनी हमारे देश की श्रम शक्ति है, अगर सबको काम मिल रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है भाई, हमारा पूर्ण रोजगार है। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार की जो है स्थिति, अगर एक देश के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर सभी लोगों को काम मिल रहा है तो वो क्या होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। ठीक है, अब बात आती है क्या अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है? क्या एक अर्थव्यवस्था में कोई भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हमेशा पूर्ण रोजगार हो सकता है? ऐसी स्थिति बन सकती है? तो ऐसी स्थिति होती है या नहीं होती, इसको समझते हैं। देखो, पूर्ण रोजगार की जो अवस्था है, कुल बेरोजगारी विद्यमान रह सकती है, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या होगा, वो पूर्ण रोजगार होगा। किसी ना किसी स्थिति में वहां पे हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी हमने देखा कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं, बेशक से वो श्रम शक्ति में यूज ना हो रहा हो, लेकिन वो अपनी इच्छा से क्या है, बेरोजगार हैं। एक और होती है संघर्षी बेरोजगारी। ठीक है ना, तो संघर्षी बेरोजगारी जो होती है वो हमेशा एक अर्थव्यवस्था में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे बेहतर नौकरी की खोज में बेरोजगारी, यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छी नौकरी की तलाश में छोटे मोटे काम नहीं करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। ठीक है, तो बेहतर नौकरी की खोज में भी कुछ लोग बेरोजगार दिखेंगे आपको जो संघर्ष कर रहे हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि अब संरचना में बदलाव आता है। ठीक है ना, संरचना में बदलाव कैसे आएगा, टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में, काम करने के तरीके में। तो उस समय में क्या होता है, जो पुरानी तकनीक से लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको भी क्या होना पड़ता है, बेरोजगार होना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मशीनरी की टूट जाना या नई मशीनों का प्रयोग करना। ऐसी भी चीज हो सकती है कि भाई अगर मान लो कोई मशीन जो है वो टूट जाती है, ठीक है ना, और उस पर काम कर रहे हैं लोग, तो भी क्या होगा, वो कुछ समय के लिए क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, जब तक वो मशीन नहीं बन सकती। ठीक है ना, नई मशीन या नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस टाइम भी क्या होगा, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, ये एक अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो बेरोजगारी है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगी ही। तो इसलिए कह सकते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रोजगार का दावा नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ यह है कि नई व बेहतर नौकरी की खोज में अथवा उत्पादन व तकनीक कि विधियों के परिवर्तन से संबंधित कुछ बेरोजगारी सदा ही रहती है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं भाई कुछ लोग क्या होगा, बेरोजगार काम की तलाश में हो जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण हो जाते हैं, तो बेरोजगारी जो है वो बनी रहती है। तो केन्स के अनुसार जब समग्र मांग में वृद्धि होने पर, यानी जब समग्र मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन और रोजगार कि स्तर में वृद्धि नहीं होती है, यानी क्या कर रहे हैं हम, समग्र मांग तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उत्पादन और रोजगार के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है, तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो वो क्या कहते हैं कि बेशक से क्या है भाई, देखो समग्र जो मांग है वो तो बढ़ रही है, ठीक है ना, बेशक से उत्पादन और रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही हो, लेकिन समग्र मांग अगर बढ़ रही है तो वो भी क्या होता है, पूर्ण रोजगार के उसमें आ जाता है। ठीक है ना, कि पूर्ण, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय भी लोगों को रोजगार यानी रोजगार के नए अवसर जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो केन्स ये मानते हैं। अब बात आती है कि पूर्ण रोजगार संतुलन व अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है। ठीक है ना, तो पूर्ण रोजगार जैसे हमने देखा भाई कि पूरा एक अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार मिल रहा है, और एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर लोगों को कुछ समय के लिए जो होता है वो रोजगार मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है, यह अर्थव्यवस्था के संतुलन की वह अवस्था है जब कुल मांग पूर्ण रोजगार वाली कुल पूर्ति के बराबर होती है, अर्थात जब समस्त संसाधन अपनी चरम सीमा तक प्रयुक्त हो रहे होते हैं और कोई संसाधन बेकार नहीं होता, और ना ही अनैच्छिक बेरोजगारी या बेकारी होती है, तो समग्र मांग ना तो अधिक हो और ना ही कम हो, बल्कि पूर्ण रोजगार वाले उत्पादन के बराबर हो। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति हो रही है, ठीक है ना, तो अगर समग्र मांग बनी हुई है और अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है, तो वो जो स्थिति होगी वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। ठीक है ना, जिसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं समग्र मांग, यानी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। ठीक है ना, जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो रही है, तो एक अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जो होगा पूर्ण रोजगार जो है वो संतुलन बना रहेगा। ठीक है ना, इसको एक शेड्यूल से देखते हैं। जैसा ये देखिए कि एग्रीगेट जो हम देख रहे हैं सप्लाई
और ये है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। तो दोनों जहां पे टच कर रही है, यानी ये जो स्थिति है वो हमें क्या दिखाती है, यानी ये जो है ओ एफ जो है ये क्या है, ये जो बिंदु है वो हमें क्या दिखा रहा है, पूर्ण रोजगार का स्तर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है तो यानी वो जो स्तर है वो स्तर हमें क्या देता है, पूर्ण रोजगार का स्तर देता है, क्योंकि हमारे जो भी संसाधन है उनका इष्टतम उपयोग हो रहा है और कोई भी अनैच्छिक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है। तो यह अर्थव्यवस्था के संतुलन की वह अवस्था है जहां अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग संभव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, वहां पर पूरे संसाधन का इष्टतम उपयोग हो रहा है, यानी हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जब मांग का स्तर पूर्ण रोजगार वाले उत्पादन से कम, कुछ संसाधन बेरोजगार रह जाते हैं, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि भाई कि इस समय क्या है, मांग ही नहीं है, जब मांग नहीं होगी तो पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो भी क्या होगा कि लोग काम करने के इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो भी बेरोजगारी होगी। तो यह स्थिति समग्र पूर्ति में कमी के कारण नहीं बल्कि समग्र मांग में कमी के कारण होती है, ठीक है ना। तो पूर्ति तो नहीं है इसके लिए जिम्मेवार, इसके लिए मांग जिम्मेवार है। जिस चीज की मांग ही नहीं रहेगी तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, जब पूर्ति नहीं होगी तो उस सामान को बनाने वाले जो होंगे वो क्या होंगे, बेरोजगार ही होंगे। तो जब मांग पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन से कम होती है तो उसे अभावी मांग भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी जितनी जरूरत है ठीक है ना उतना ही क्या हो रहा है। जब मांग पूर्ण रोजगार स्तर से उत्पादन में कम होती है, यानी मांग जो है वो कम है, तो उससे क्या कहेंगे, अभावी मांग कहेंगे। तो जो अर्थव्यवस्था को अल्प रोजगार संतुलन की अवस्था में धकेल देती है, तो इस समय क्या होगा, जब मांग अभावी होगी, जब सामान बनेगा नहीं, ठीक है ना, जब मांग ही नहीं होगी तो पूर्ति कहां से होगी, और जब पूर्ति नहीं होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, अभावी मांग कहा जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इससे भी क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था में रोजगार जो अल्प रोजगार संतुलन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। शेड्यूल में देखते हैं, जैसे ये देखिए अगर हम देखें तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का जो बिंदु है, यानी जहां पे हमें देखने को मिलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन है, तो इस स्तर पर है, ठीक है। अब क्या है, अब यहां हम क्या देख रहे हैं, तो हमारी मांग जो है वो पूर्ति इसके बराबर है, लेकिन हमने क्या कर दी, यहां पर हम यहां पे देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये क्या है हमारा, तो पूर्ण रोजगार का संतुलन हमें चाहिए अगर लेना है, तो हमारा पूर्ण रोजगार का संतुलन जो है इस स्थिति में होगा जहां पर हमारी क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी। लेकिन वो अगर हमने ये स्थिति बना रखी है तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में ये जो गैप आ रहा है वो क्या दिख रहा है हमें, अल्प रोजगार संतुलन है ये, ठीक है ना, यानी पूर्ति, इतनी पूर्ति करनी है हमें, ठीक है, लेकिन हमें क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि जो अल्प रोजगार संतुलन है, यानी हमें अगर रोजगार यानी मांग ही नहीं है, जब डिमांड ही नहीं है तो संतुलन कहां से हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा, ये जो है ये पूर्ण रोजगार संतुलन कह सकते हैं इसको, लेकिन एक अर्थव्यवस्था की जो मांग है, ठीक है ना, एक अर्थव्यवस्था की मांग अगर इतनी है, अगर उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अल्प मांग की कमी है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलित नहीं है, ठीक है ना। तो अल्प रोजगार की संतुलन कब होगा, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति, अगर मान लो हमारी ये पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, ठीक है ना, अगर हम मान ले कि ये हमारी पूर्ण रोजगार की स्थिति है, ठीक है, अगर हम ये मानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, अपनी मांग को क्या होगा, पूर्ति को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, भाई पूर्ति तो है, यानी देख रहे हैं हम इतना ज्यादा हमारी पूर्ति हो रही है, लेकिन हमारी मांग कितनी है, इतनी है। तो जब मांग हमारी इतनी होगी, एक अर्थव्यवस्था में जब मांग ही इतनी है, आप पूर्ति कितनी भी कर लो तो उसका क्या फायदा है, ठीक है ना। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, इस पूर्ति का कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लोग जब सामान ही नहीं खरीद रहे हैं तो आप पूर्ति बढ़ाकर क्या करोगे, जब उसके बाद क्या होगा, एक स्थिति ऐसी होगी कि भाई यहां पर क्या होगा, अल्प संतुलन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, अल्प रोजगार आएगा, यानी अब लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जिसे क्या कहते हैं हम, अल्प रोजगार का जो होता है संतुलन होता है उस टाइम, यानी कि हमें चाहिए क्या, हमें इतना चाहिए लेकिन हमने क्या कर दी, सप्लाई इतनी कर दी है, ठीक है ना। अब इस समय के बाद क्या होगा, ये जो समय अंतराल होगा वो क्या होगा, इस समय अंतराल में काम ही नहीं मिलेगा लोगों को, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास पहले से ही सामान तैयार है, बना हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई उस समय में जो होगा अब उससे आगे सामान बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अब उसकी पूर्ति ही नहीं है, मांग ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होगा, उस समय जो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अल्प रोजगार संतुलन आएगा, ठीक है ना, जब तक उसकी मांग नहीं हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं समग्र मांग की अवस्थाएं। तो समग्र मांग की अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, तो समग्र मांग की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है अत्यधिक मांग और एक होती है अभावी मांग। जैसे हमने देखा कि एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर जो होगी मांग ज्यादा होगी, और एक ऐसी होगी अभावी मांग हो जाएगी, यानी उस स्थिति में क्या होगा कि हमें पूर्ति तो हमारी हो रही होगी लेकिन उस समय क्या होगा, मांग नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो जो होती है हमारी वो अभावी मांग हो जाती है। तो अत्यधिक मांग समझते हैं पहले। अत्यधिक मांग का पूर्ण रोजगार संतुलन के संदर्भ में पारिभाषिक किया जाता है जब समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार के स्तर उत्पादन, यानी एग्रीगेट डिमांड जो हो वो ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई के, तो अधिक हो जाए तो उस अत्यधिक मांग कहते हैं, और
दोनों के अंतर को स्फीति अंतराल भी कहते हैं। यह पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था है तो उसमें क्या है, अत्यधिक मांग है, ठीक है ना। तो पूर्ण रोजगार जो संतुलन में, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं भाई, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई जो हमें क्या देखने को मिल रही है, कम मिल रही है, ठीक है ना। इसको शेड्यूल से देखते हैं हम। जैसे ये देखिए, ये जो हमारी है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना, मांग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा स्तर है वो क्या है, वो संतुलन का, यानी ये हमारा जो है वो पूर्ण रोजगार संतुलन का जो है बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एग्रीगेट जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के क्या है, वो बराबर है। तो ये हमारा जो है वो संतुलन बिंदु है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो मांग है वो कितनी हो जाए, अगर मान लीजिए नई मांग इतनी है, ठीक है, लेकिन अब हमारी मांग जो पहले नॉर्मल मांग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारा संतुलन के लिए मांग इतनी है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो संतुलन के लिए इतनी है, ठीक है, और एक नई मांग आती है, ठीक है ना, जो एग्रीगेट डिमांड अगर हम मान लेते हैं नई मांग हमारी ये है, ठीक है, जो हमें संतुलन देगी, तो इस समय क्या होगा, अगर हम ये करते हैं, अगर नई मांग ये उभर कर आती है, ठीक है, तो मांग हमारी अत्यधिक मांग हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी अत्यधिक मांग होगी। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई इतनी कमी है, यानी अगर हम देखें कि जो हमारी जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो यहाँ जाने को दिख रही है, ठीक है ना। नई मांग, एग्रीगेट सप्लाई तो सेम है लेकिन हमारी पहले डिमांड क्या थी, पहले डिमांड ये थी एग्रीगेट डिमांड, लेकिन मांग क्या है, यानी अत्यधिक मांग क्या कहती है कि हमें क्या चाहिए भाई, सप्लाई क्या है, सप्लाई कम है और हमें क्या करना है, अपनी डिमांड को बढ़ाना है। यानी नई डिमांड हमारी क्या आती है, हम मानते हैं नई डिमांड हमारी क्या है, ये है, यानी कि पूरी क्या हो रही है हमारी, पूरी ये हो रही है, लेकिन नई मांग क्या है हमारी, ये है, ठीक है ना, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इस समय के बीच में क्या होगा, एक गैप आएगा, ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं कि इस समय के बीच में हमें ये गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये गैप आ जाता है, यानी नई मांग के अंदर, यानी जो हमारी पहली जो मांग थी, ठीक है ना, जो हमें संतुलन दे रही थी, लेकिन अब नई मांग हमें जो संतुलन दे रही है वो ये दे रही है। तो इस समय क्या होगा, यानी पूर्ति जो हमारी हो रही है वो कम हो रही है और मांग ज्यादा है, तो उनके बीच में एक गैप देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो गैप होता है इसे क्या कहा जाता है, स्फीति अंतराल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है स्फीति अंतराल, ठीक है ना। अधिक मांग के संदर्भ में हम इसे स्फीति अंतराल कह सकते हैं। बेशक से हमारी स्थिति इस समय पूर्ण रोजगार की है, ठीक है, लेकिन हमें क्या है, अत्यधिक मांग अगर हम देखते हैं तो अत्यधिक मांग के अंदर अगर हमारी मांग बढ़ जाती है तो इन दोनों के भी, यानी मांग बढ़ने के बाद, ठीक है ना, पूर्ति नहीं हो पा रही है, मांग बढ़ गई, एक नई मांग आई है उभर कर, ठीक है, हम देख रहे हैं जैसा एक नई मांग उभर कर आई है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है, और ये हमारा गैप क्या कहलाता है, ये स्फीति अंतराल कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिक मांग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अधिक मांग के मुख्य कारण क्या है। अब बात ये आती है कि हम देख रहे हैं भाई कि पहले जो हमारी मांग थी, ठीक है ना, तो वो हम देख रहे हैं कम थी, अब क्या हुआ, एकदम से पूर्ति की जरूरत है, पूर्ति जो है वो कम हो रही है, अधिक मांग है। तो अधिक मांग कैसे आ जाएगी, यानी एक नई मांग कैसे उभर कर आती है, किन कारणों से नई मांग उभर कर आती है। तो अत्यधिक मांग के मुख्य कारण होते हैं सार्वजनिक सरकार व्यय में वृद्धि कर दे, यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पहले क्या था भाई, पहले मांग इतनी थी, ठीक है ना, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी, लेकिन अब कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे हमारी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, नई डिमांड आती है, ठीक है ना। तो वो किन कारणों से आती है, वो आती है सार्वजनिक सरकार क्या करे, व्यय में क्या हो, वृद्धि कर दे, यानी हमारी सरकार क्या करेगी, वो खर्चा ज्यादा करेगी तो क्या होगा, नई डिमांड उभर कर आ जाएगी। निर्यात के लिए मांग में वृद्धि हो जाए, यानी बाहर से अगर क्या हो, हमारी सेवाओं और उत्पादनों का स्तर बढ़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा, तो उस समय हमारे क्या होगा, नई डिमांड उभर कर आएगी। मुद्रा की पूर्ति अगर चलन में वृद्धि हो जाए तो भी क्या होगा, हमारा अत्यधिक मांग हो जाएगी। निजी उपभोग में मांग में वृद्धि कर दें, यानी निजी लोग जो हैं वो चीज़ों को खरीदना ज़्यादा शुरू कर दें तो भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। निवेश मांग में वृद्धि, अगर हमने किसी चीज़ में निवेश किया तो निवेश करने के बाद क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा मांग करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी। करों में कमी कर दें, अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, करों में कमी कर दे तो जो सामान पहले कम बन रहा था उसका जो स्तर होगा और बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं अत्यधिक मांग के मुख्य कारण होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, मांग में एक नया बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो अत्यधिक मांग के मुख्य प्रभाव, अगर अत्यधिक मांग हो गई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एक अर्थव्यवस्था के अंदर, तो इसमें वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज के जो होते हैं वो दाम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, एक ये चीज हो जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे जियो की सिम है, ठीक है, जियो की सिम जो पहले थी बहुत सस्ती आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ गई है तो वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं कि उसकी कीमत में भी क्या हो रही है, हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। उत्पादकों को असामान्य लाभ मिलता है, ठीक है, तो इससे फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा जो होगा उत्पादकों को होगा, यानी जो अंबानी यानी अंबानी है, ठीक है ना, रिलायंस का जो ओनर है उसको क्या होगा, इसका काफी फायदा हो रहा है, तो इस तरह से उनको काफी फायदा होता है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाती है, अब लोग क्या करेंगे भाई, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, जो पहले महंगा रिचार्ज करते थे 2 GB वाला, वो क्या करेंगे, वो 1.5 GB वाला करवाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में क्या होगी, कमी होगी। मजदूरी मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है ना, तो
क्या होता है कि भाई जब किसी चीज का सामान का जब मूल्य बढ़ता है तो उसको जो लोग सामान बना रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी तो कहेंगे भाई सामान महंगा हो रहा है तो हमारी क्या हो, हमारी मेहनताना जो है, ठीक है ना, जो हमारी मजदूरी है उसके भी क्या करो, दाम बढ़ाओ, तो उसके भी दाम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो कीमतों में वृद्धि के कारण श्रमिकों को उच्च मजदूरी की मांग करेंगे और उच्च मजदूरी की उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। अब मजदूरों ने कहा भाई कि हमारी भी सैलरी बढ़ाओ। अब उन्होंने क्या किया, फिर मजदूरों ने, भाई तुमने क्या किया, सामान का दाम बढ़ाया, तो मजदूरों ने कहा भाई तुमने सामान का दाम बढ़ाया, वो सामान तो हम भी लेते हैं, तो हमारी मजदूरी भी बढ़ाओ। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई हम तुम्हारी मजदूरी बढ़ा देते हैं। अब उन्होंने उनकी मजदूरी बढ़ाई, तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या किया, उत्पादकों ने क्या किया, फिर से सामान के दाम बढ़ा दिए। पूछा भाई क्यों बढ़े, क्योंकि तुम्हारी मजदूरी तो बढ़ गई है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे दाम पे तुम खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये चीज कीमतों में फिर से क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस तरह से क्या होगा, एक जाल बन जाएगा, यानी कीमतों में क्या हो रही होगी, फिर से वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो अब समझते हैं कि अल्प या अभावी मांग क्या होती है। तो अल्प मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के संदर्भ में परिभाषित की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, रोजगार जो होता है हमारा, पूर्ण रोजगार संतुलन जो होता है उसके संदर्भ में हम देखते हैं इसको। जब समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन, यानी इसमें क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, जो एग्रीगेट डिमांड होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, छोटी हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, से कम होती है। और अल्प या अभावी मांग इसे कहते हैं, और दोनों के अंतर को अवस्फीति अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, उसमें स्फीति अंतराल होता है, इसमें अवस्फीति अंतराल होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो अभावी मांग उत्पन्न होती है, जिससे अल्प मांग इस बात का बोध कराती है कि देश के समस्त साधनों के पूर्ण उपयोग से जितना उत्पादन पूर्ति होता है उससे खपाने के लिए मांग कम है। यानी जितना हमने उत्पादन कर दिया है, ठीक है ना, यानी इसमें क्या हो गया, उत्पादन ज्यादा हो गया और उसको खपाने की क्या है, अभी कमी है, ठीक है ना, यानी उसको हम खपा नहीं सकते, यानी उस जो भी उत्पादन किया है हमने उसको खपाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि उस समय अवस्फीति अंतराल होता है, या हम कह सकते हैं कि उस समय जो हमें देखने को मिलती है हमारी अभावी मांग जो होती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसको हम अगले नेक्स्ट शेड्यूल से देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी पहले मांग थी, ठीक है, ये है, ठीक है, पहली मांग हमारी ये है, और अब क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारी नई मांग उभर कर आई है, ये आई है, यानी हमारी क्या है कि इतना, ये हमारा जो है एक संतुलन है, ठीक है ना। तो संतुलन हमारा अगर हम देखते हैं ये है, इवन जो हमारा है वो क्या है, संतुलन है, ठीक है ना। तो एक अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो डिमांड थी, ठीक है ना, ये डिमांड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर, हम देख रहे हैं कि डिमांड में क्या आ गई है, कमी आ गई है, ठीक है ना, डिमांड में कमी आ गई, यानी पूर्ति क्या हो गई है, वो कम हो गई है हमारी, ठीक है। यानी पहले जो हमारी मांग थी ये थी, तो और उस समय क्या था, हमारी जब मांग ज्यादा थी, तो मांग जब ज्यादा होती है तो उसके बाद क्या होता है, पूर्ति होती है, और एक समय में पूर्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर उसे पचाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी एक अर्थव्यवस्था में उसको खपाया कैसे जाए, ये समस्या उभर कर आती है। तो इस समय हमें क्या देखने को मिलता है, एक गैप उभर कर आता है, ठीक है ना। तो ये जो गैप हम देख रहे हैं अस्फीति अंतराल का होता है, इसे क्या कहा जाता है, अस्फीति अंतराल। तो ये अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अभावी मांग से एक अस्फीति अंतराल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी जब क्या होता है कि जो हमारा संतुलन बिंदु होता है एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है ना, वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। जब हमारी उसमें क्या होता है, सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है डिमांड से, क्यों, क्योंकि हमारा जो पहले से जो सामान बना हुआ है वो मार्केट में वो बिक नहीं रहा होता, ठीक है ना, तो उसको खपाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो इस समय भी क्या होता है, एक जो होता है अस्फीति अंतराल उभर कर आता है, ठीक है ना। जबकि पूर्ण रोजगार की स्थिति हमारी ये होती है, ठीक है ना, उस समय पूर्ण रोजगार संतुलन ये होता है, लेकिन क्योंकि सामान हमारे पास ज्यादा है और अब दोबारा से उसकी डिमांड घट जाती है, और जब डिमांड घट जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम होती है तो उस समय जो अंतराल आता है, सप्लाई कम क्या है, सामान पहले से ही ज्यादा है तो अब सप्लाई होगी नहीं, तो वो जो स्थिति आ जाती है वो आ जाती है अभावी मांग की, ठीक है। तो अब अभावी मांग से क्या के कारण क्या होते हैं, तो किस वजह से अभावी मांग जो होती है वो उभर कर आती, तो इसमें क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति व चलन में कमी, यानी जब पैसे की वैल्यू कम होती है, लोग पैसे को ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते हैं। सार्वजनिक व्यय में कमी, लोग क्या करते हैं, खर्चा करना कम कर देते हैं। और करों में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। करों में क्या होता है, कर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और बचत लोग बढ़ा देते हैं। जब कर बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, सामान को कम बनाएंगे और लोग खरीदेंगे ये भी कम, खोजेंगे भाई ज्यादा पैसा है कौन खर्च करे। और बचत प्रवृत्ति क्या होती है, बचत प्रवृत्ति जो होती है वो लोग ज्यादा करने लग जाते हैं। आय व उपभोग मांग में कमी, यानी जब लोगों की आय में कमी होगी तो लोग क्या करेंगे, उपभोग में भी कमी कर देंगे, तो इससे भी समस्या होती है। बैंक दर में वृद्धि से निवेश मांग में कमी हो जाती है, बैंक क्या करते हैं, बैंक दर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, यानी लोन के
जो रेट होते हैं वो दर होती है वो बढ़ा देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो मांग में कमी आ जाती है। निर्यात में कमी, यानी बाहर से जो जो सामान जा रहा होता है वो लोग, बाहर के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सामान को कम लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, कमी आ जाती है। तो ये जो होते हैं अल्प मांग के जो होते हैं वो मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, अब अभावी मांग के प्रभाव, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा एक देश की अर्थव्यवस्था पर या किसी भी अर्थव्यवस्था पर। तो अभावी मांग अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय और रोजगार को गिरा देती है। ठीक है, अब क्या होगा, अभावी मांग होगी तो लोग क्या होगा, उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो लोगों के पास आय नहीं होगी, और साथ साथ क्या होगी, बेरोजगारी होगी। तो ये समस्या उत्पन्न होकर आती है। मंदी, ठीक है ना, मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है, आर्थिक मंदी आ जाएगी। यानी जब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन नहीं होगा, आय नहीं होगी और बेरोजगारी ज्यादा होगी, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, मंदी की स्थिति कहलाती है। तो उस समय क्या देखने को मिलेगा, हमें भारी मंदी का दौर देखने को मिलता है। तो एक अर्थव्यवस्था में कीमतों में भी गिरावट आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जब सामान लोग खरीदेंगे नहीं तो लोग क्या करेंगे भाई, किसी तरह तो अपने सामान को निकालने की कोशिश करेंगे। और जब सामान को निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, वो कीमत को कम करके करेंगे। उत्पादकों को घाटा हो सकता है। तो इस समय क्या होगा, उत्पादकों को घाटा होगा भाई, जिस कीमत जिसकी ज्यादा है और हम क्या कर रहे हैं, कम कीमत पर उस सामान को भेजेंगे, तो क्या होगा, उत्पादकों का घाटा होना शुरू हो जाएगा। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी। ठीक है ना, उपभोक्ता भी क्या करेंगे, कम कीमत पर क्या करेंगे, उनको भी मजा आ जाएगा, वो भी क्या होंगे, चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्रय शक्ति उनकी बढ़ जाएगी जब दाम कम होंगे तो। ठीक है, आगे अत्यधिक अधिक मांग को ठीक करने के उपाय। अब बात यह आती है कि भाई ऐसी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना, या अधिक मांग या अल्प मांग दोनों जो होते हैं एक अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, खतरा उत्पन्न हो सकती है, किसी की अर्थव्यवस्था खत्म हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई उपाय तो एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करना पड़ता है। तो हर देश की जो सरकारें होती हैं वो इन स्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ नीतियां बनाकर रखती हैं। ठीक है, तो अत्यधिक मांग की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि इसमें जहां रोजगार उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, वहां कीमतों में निरंतर वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है ना, तो जहां पर क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही होगी, मान लो उत्पादन अगर बढ़ ही नहीं रहा है, कोई सामान बन ही नहीं रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, लोग क्या करेंगे, कीमतों में क्या करेंगे, वृद्धि करना शुरू कर देंगे। उनको पता है भाई कि लोग जब सामान है ही नहीं मार्केट में तो लोग खरीदेंगे तो उसका क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप बंधी आय वाले लोगों को का जीवन दुर्भर होगा। सबसे बड़ी समस्या किनको झेलनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को झेलनी पड़ेगी जिनकी एक सैलरी फिक्स होती है। ठीक है, जिनके पास लिमिटेड सैलरी आती है। अब उस लिमिटेड सैलरी को उन्होंने अलग अलग कामों में लगा रखा होता है। ठीक है ना, अगर क्या हुआ, दाम बढ़ गए तो क्या होगा, उनकी सैलरी तो फिक्स है लेकिन दाम बढ़ गए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा भाई, उनको समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस पैसे में वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो आय व संपत्ति में विषमताएं बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, यानी उनके पास जो आय है उससे वो संसाधनों का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऋणदाताओं की हानि होती है और देश में बेचैनी वह विद्रोह का वातावरण होगा। अब नॉर्मल सी बात यह भी होगी भाई, अब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो जिनका उन्होंने ऋण ले रखा है वो उन लोगों के ऋण कैसे चुकाएंगे, तो उनके लिए भी एक समस्या की स्थिति हो जाती है। ठीक है, और लोग क्या होंगे, लास्ट में बेचैन हो जाएंगे और क्या कर देंगे, सरकार के प्रति विद्रोह भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि वातावरण का निर्माण होने लगता है। इससे बढ़कर लोगों का नैतिकता व सरकार पर विश्वास डगमगाने लगेगा। अब लोग क्या होंगे, कहेंगे भाई देश के अंदर नैतिकता नहीं बची है, सरकार कुछ कर नहीं रही है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है ना, दंगे फसाद भी हो जाते हैं कई बार इन सब स्थितियों में। तो इसको दूर करने के लिए सरकार के पास दो मुख्य उपाय हैं। तो सरकार ने भी सोच रखा भाई कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए कोई कदम उठाने चाहिए। तो सरकार ने भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दो नीतियां बनाई हैं, एक राजकोषीय नीति होती है, एक मौद्रिक नीति होती है। ठीक है ना, तो ये सेम वैसा ही है जैसे हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों नीतियों से पूरी अर्थव्यवस्था को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि अधिक मांग जो है उसको रोका जा सके, या कमी किसी चीज की हो जाती है तो उसको रोका जा सके। तो दोनों पैरेलल चलते हैं। तो राजकोषीय नीति की बात करते हैं कि गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति क्या होती है। तो इसमें सरकार क्या करती है, आय व्यय की नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। तो सरकार जो आय व्यय करती है, यानी जो जिससे सरकार को आय होती है और जो सरकार खर्चा करती है, तो उसके द्वारा क्या करती है कि राजकोषीय नीति को ठीक करने का प्रयास करती है अधिक मांग को। तो सबसे पहले जो नीति होती है वो होती है आय नीति। तो अत्यधिक मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार नए कर, ठीक है ना, लगाकर वर्तमान करों की दर बढ़ाकर लोगों की क्रय शक्ति में कमी लाएगी। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, नए कर लेकर आएगी और लोगों की जो खरीद की शक्ति है उसको रोकने का प्रयास करेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब खरीद की शक्ति कम होगी तो वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनको पैसा ज्यादा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सामान खरीदेंगे। ठीक है ना, तो सामान खरीदेंगे भाई, अगर बेशक से अगर कमी हो रही है फिर भी वो खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, क्रय शक्ति में अगर कमी आएगी तो लोग उस ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इससे भी क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। वह नीति क्या होती है, सार्वजनिक खर्चों जैसे सड़क, इमारतें, सिंचाई, निर्माण कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि पर खर्चे कम करने चाहिए, जिससे लोगों की आय गिरने से उनकी प्रभावी मांग भी
गिरेगी। दूसरे शब्दों में खर्च कम करके बजट घाटे में कमी लाने चाहिए, यानी बजट जो होगा उस घाटे में क्या लाएंगे, वो कमी लाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, जो खुद पे कंट्रोल करेगी, यानी खुद का खर्चा कम कर देगी। तो गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट वही करती है भाई, सड़कों पर, इमारतों पर, सिंचाई पे, इन सब चीजों पे खर्चा कम कर देगी। तो क्या होगा, वहां पे रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे। जब वहां पे रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा, प्रभावी मांग जो होगी वो भी कम हो जाएगी, प्रभावी मांग भी कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या कर लेगी, जो अधिक मांग की स्थिति है उसको कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, आगे सार्वजनिक ऋण। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसी प्रकार सरकार लोगों से सार्वजनिक ऋण लेकर लोगों की वस्तुएं खरीदने की शक्ति कम कर देगी। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई जिसके पास पैसा है वो क्या करो, हमें ऋण दे दो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे वहां से पैसा खींच लेगी कुछ अच्छी चीजों का विकल्प देकर। घाटे की वित्त व्यवस्था, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नोट छापने व जारी करने में कमी ले आएगी। ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी कि भाई की जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, यानी जो पैसा मार्केट में घूम रहा है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है ना, और नए पैसे को और मार्केट में भेजा ना जाए। तो क्या करेगी, वो नोटों में कमी लाएगी। तो मुद्रा की आपूर्ति कम होगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लेगी। तो फिर जब मुद्रा ही नहीं रहेगी मार्केट में तो मुद्रास्फीति को इस तरह से क्या करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे अब आता है दूसरा, मौद्रिक नीति। ठीक है, तो मौद्रिक नीति किस तरह से होती है, तो मौद्रिक नीति भी देश की केंद्रीय बैंक मुद्रा व साख नियंत्रण संबंधित होती है। ठीक है ना, तो इसको पूरा जो होता है वो बैंक कंट्रोल करता है, हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमने अपने जो बैंकिंग वाले चैप्टर हैं उसमें भी समझी थी। ठीक है, इसमें भी समझ लेते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक के वही दो काम होते हैं, एक मात्रात्मक होता है, गुणात्मक कार्य होता है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो मात्रात्मक उपाय करता है। तो मात्रात्मक उपाय में क्या आते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या, आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर पे ध्यान देगा। तो बैंक दर में क्या करेगा गवर्नमेंट, बैंक दर में आरबीआई बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को अग्रिम उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना, अग्रिम यानी कह सकते हैं ऋण उपलब्ध कराते हैं। अधिक मांग या मुद्रास्फीति की अवस्था में केंद्रीय बैंक दर बढ़ा देता है जिससे ऋण महंगा हो जाता है। ब्याज की ऊंची दर के परिणाम स्वरूप उपभोग मांग और निवेश मांग गिर जाती है। तो अब आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर को बढ़ा देगा। जब बैंक दर बढ़ेगी तो क्या होगा, जो वाणिज्य बैंक है वो पैसा क्या होंगे, उस दर पे लेंगे नहीं। जब वाणिज्य बैंकों के पास पैसा नहीं जाएगा तो वो लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो अधिक मांग की स्थिति होती है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट खुले बाजार की प्रक्रिया। तो ये भी एक जो होता है कि जो आरबीआई होता है कि कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे क्या हो, जो मार्केट में पैसा का फ्लो हो रहा हो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि भाई उसको अपने तरफ खींच लिया जाए। तो उसमें आता है खुले बाजार की प्रक्रिया। तो इससे अभिप्राय क्या है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की क्रियाओं से है। तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने या घटाने के लिए अधिक मांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों बेचकर उतने ही मूल्य की नगद राशि उनसे खींच लेता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या है भाई कि जो भी आपकी प्रतिभूतियां वगैरह जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, ठीक है ना, तो उसको गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई हम आपको कुछ स्कीम दे रहे हैं, ये प्रतिभूतियां दे रहे हैं जिसको हम भविष्य में आपसे ले भी लेंगे और आपको उससे मुनाफा भी होगा। तो लोग क्या करते हैं, जो बैंक वगैरह होते हैं या जिनको भी इनकी जरूरत होती है व्यापारिक बैंक वगैरह की, तो वो क्या करते हैं, वो सारी प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं। तो उनका जो कैश फ्लो होता है वो कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। जब कैश फ्लो आरबीआई के पास चला जाता है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा पहुंच नहीं पाता है और इससे भी गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है अधिक मांग को। तो परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंकों के पास नगद राशि घटने से उनकी ऋण देने की क्षमता सीमित हो जाती है। यानी जब सारा पैसा किसने ले लिया, आरबीआई ने नगद पैसा सारा खींच लिया, तो क्या होगा, उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो वो मार्केट में कैसे लेकर आएंगे। तो अधिक मांग क्या होती है, ऐसे भी कम कर ली जाती है आरबीआई के द्वारा। नगद रिजर्व अनुपात, ठीक है ना, सीआरआर। तो ये एक बैंक जो होता है, आरबीआई जो होता है, वो क्या कहता है, भाई जो भी वाणिज्य बैंक है तो उसमें कुछ नियम बना रखे हैं। तो बैंक में नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक जो बैंक होते हैं अपनी नगद जो भी जमा राशि होती है एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में देखा था कि जो आरबीआई होती है वो कहती है कि भाई कि तो भी पैसा तुम्हारे पास आता है लोगों का, उसका एक पार्ट जो है, ठीक है ना, जिसे उन्होंने कहा नगद रिजर्व अनुपात, ठीक है ना, या जिसे हम सीआरआर भी कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं। तो इसका एक जो नगद रिजर्व है वो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है तुम भाई कस्टमर को पैसा ना दो तो वो पैसा बाद में कौन देगा, आरबीआई देगा। ठीक है, तो इसके भी दो रूप होते हैं सीआरआर के। सीआरआर का जो होता है एलएसआर होता है और एसएलआर होता है, ये हमने बैंकिंग में समझा था। ठीक है, आप अगर आपको डीपली समझना है तो आप बैंकिंग वाला चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक मांग से उत्पन्न मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक इस अनुपात को बढ़ाकर बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, सीआरआर जो है उसका रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब सीआरआर का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कैश रिजर्व जो होगा किसके पास, बैंकों के पास कम होगा, तो वो क्या होगा, वो लोन की दर को भी बढ़ा देंगे। जब लोन की दर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा,
पैसा मार्केट में आएगा नहीं, और सीआरआर जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में, अगर दर ज़्यादा बढ़ गई तो यानी इनको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर के रूप में ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो उस समय भी इनके पास जो नकदी होगी वो कम होगी, तो भी गवर्नमेंट क्या करेगी, अधिक मांग को कंट्रोल, आरबीआई या गवर्नमेंट क्या करती है, अधिक मांग को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, फिर आता है गुणात्मक उपाय। तो कुछ गुणात्मक उपाय भी हैं, जैसे सीमांत अनिवार्यता। ठीक है ना, तो मार्केट से कैश फ्लो कम करने के लिए गवर्नमेंट एक ये भी तरीका अपनाती है आरबीआई, जब कोई बैंक किसी व्यापारी को ऋण देता है तो वो व्यापारी द्वारा प्रस्तुत जमानत यानी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत वस्तुओं को स्टॉक की कीमत के बराबर ऋण नहीं देता है, बल्कि जमानत से एक मार्जिन या सीमा के बराबर कटौती करके ऋण देता है। तो मुद्रास्फीति की दशा में बैंक मार्जिन अर्थात सीमांत अनिवार्यता बढ़ाकर ऋण उपलब्धता को सीमित कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई बैंक में जा रहा है लोन लेने के लिए तो जो भी चीज होता है, यानी जो भी वो चीज दे रहा है जमानत के तौर पर, तो उसका एक मार्जिन तय किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई सामान 1 करोड़ रुपए का है, तो आरबीआई क्या कहता है कि भाई अगर व्यापारिक बैंक आपको लोन देगा तो वो सिर्फ 70 लाख रुपए देगा। ठीक है ना, आपको पूरा 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मार्जिन कहा जाता है या सीमा कहा जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि भाई कि कैश फ्लो ज्यादा करना है तो वो क्या करेगी, 80 लाख दे देगी, 90 लाख दे देगी भाई, क्योंकि मार्केट में कैश लेके आना है। वहीं अगर लगता है कि मार्जिन को कम करना है, ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो क्या करेगी, जो 70 लाख था वो 60 लाख कर देगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है या आरबीआई के द्वारा क्या करवाती है कि जो मार्जिन होता है उसको कम करवा देती है, कि भाई आरबीआई से बोल के कि भाई मार्जिन कम करो ताकि मार्केट में ज्यादा पैसा ना आए। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, सीमांत अनिवार्यता। फिर आता है नैतिक दबाव। तो सरकार आरबीआई के द्वारा कुछ नैतिक दबाव भी डालती है, जैसे इससे अभिप्राय है केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को साख बढ़ाने घटाने के लिए लिखित व मौखिक परामर्श देती है, और मुद्रास्फीति की हालत में केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को सलाह देते हैं कि वे सट्टेबाजी व अनावश्यक कार्यों के लिए ऋण ना दें। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी भाई कि हम आपको, वो क्या करेगी, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से बैंकों को दे देगी कि भाई कि हम आपको निर्देश दे रहे हैं, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा, कि आपको जो है जो गैर मुनाजिब लोन है, अनावश्यक लोन है, चाहे वो सट्टेबाजी या और भी किसी काम के लिए ऐसे लोन है जिनकी जरूरत नहीं है, उन पे कंट्रोल किया जाए, वो लोन ना दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि वो लोन आने से मार्केट में पैसा आएगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। तो उस पैसे को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अब कुछ नैतिक दबाव डालती है, ठीक है ना, बैंकों पे, कि भाई आप जो है जो पैसा है वो लोन के रूप में ना दें। ठीक है, तो इससे भी क्या करता है, जो अधिक मांग होती है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अल्प मांग को ठीक करने के उपाय। ये तो हमारे हो गए अधिक मांग को ठीक करने के उपाय। अब हम समझेंगे अल्प मांग को कैसे ठीक किया जाता है। तो दोनों पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, जैसे जिन चीजों को अधिक मांग के लिए कम करना पड़ता है वहां यहाँ पे ज्यादा करना पड़ता है अल्प मांग के लिए। ठीक है ना, वहां ज्यादा करना पड़ता है तो यहाँ पे कम करना पड़ता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल पैरेलल होता है, बिल्कुल सेम चीजें चलती हैं। अल्प मांग की स्थिति अधिक मांग की स्थिति की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, हानिकारक है, क्योंकि इससे मंदी यानी कीमतों में लगातार क्या होती है, गिरावट आ जाती है, जैसा हमने देखा था। तो उत्पादन जो उत्पादक होता है वो अपना उत्पादन कम कर देते हैं, क्योंकि भाई वो अपना उत्पादन कम करेंगे, उनको पता है भाई कि मार्केट में जब सामान बिकना नहीं है तो हम क्यों बेफालतू में और ज्यादा सामान बेचते रहें, बनाते रहें। तो मजदूरी में कटौती और मजदूरों की छटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे भाई, जब पैसा उनके पास भी नहीं होगा तो मजदूरों को वो सैलरी कम कर देंगे उनकी, और क्या करेंगे, जो उनको लगता है भाई जिन मजदूरों का काम नहीं है उनको क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे। तो मालिक मजदूर झगड़े बढ़ेंगे, इससे समाज में बेचैनी फैलती है और देश की आर्थिक विकास भी रुक जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति को नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो जाता है। यद्यपि अधिक मांग को ठीक करने वाले सब उपाय यहाँ उल्टी दिशा में चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा, जैसे हम अधिक मांग में जो देख रहे थे उसका पैरेलल यानी उल्टी दिशा में, यानी जो हमारे वहाँ अधिक मांग में होता है वो अल्प मांग में क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे राजकोषीय नीति, यहाँ पे भी सेम दो नीति चलती है, एक राजकोषीय नीति चलती है और एक मौद्रिक नीति चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है राजकोषीय नीति में, वहां से उल्टा हो जाता है। जैसे सरकार की राजकोषीय नीति आय और व्यय की नीति होती है, ऐसी होनी चाहिए जिसमें जनता के हाथों में मुद्रा अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं, सबसे पहले उसमें देखा था हमने, सरकार क्या करती है, सरकार निवेश व्यय क्या करती थी, उसमें क्या होता था, सरकार क्या करती थी, अधिक मांग में निवेश को कम कर देती थी। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, निवेश को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो सरकार में निवेश व्यय करेगी, जैसे सड़कों, नहरों, मकानों, निर्माण, इन पे क्या कर देगी, बढ़ा देगी। वहां पे क्या था, करों को बढ़ा दिया जाता था, यहाँ पे क्या होता है, करों में छूट दे दी जाती है ताकि लोगों को खर्च करने की शक्ति बढ़े और इससे अतिरिक्त पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आर्थिक सहायता बढ़े। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना, लिए हुए ऋण वापस करे और सार्वजनिक ऋण कम करने ताकि लोगों की समग्र मांग में वृद्धि हो जाए। तो गवर्नमेंट चाहती है भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिले और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मार्केट में पैसे का फ्लो हो। ठीक है ना, तो अधिक मांग बढ़े। तो इस वजह से घाटे की वित्तीय व्यवस्था, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें नोट छापने को बढ़ावा देती है। वहां क्या करा था, नोट को कम कर दिया था,
जो पैसे का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, क्योंकि अतिरिक्त करेंसी अतिरिक्त क्रय शक्ति को पैदा करती है, तो इसमें क्या इससे बजट घाटे यानी आय कम व्यय अधिक में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर नोट छापना शुरू कर देती है ताकि भाई ज़्यादा मार्केट में पैसा है, लोगों के पास पैसा पहुंचे और अधिक मांग हो, ठीक है। तो ये करती है, ठीक है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में भी वही चीज़ होती है, उल्टा हो जाता है। मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा व साख नियंत्रण की नीति होती है और इसमें क्या होता है, वही 3 मुख्य उपाय। गवर्नमेंट क्या करेगी, अल्प मांग को ठीक करने के लिए बैंक दर का उपकरण सर्वाधिक प्रभावी होता है, क्योंकि निवेश की ब्याज की दर से सामान्यतः विपरीत संबंध होता है। तो अभावी मांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक दर कम करके निवेश को प्रोत्साहन देगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, बैंक दर को क्या कर दिया गया था, घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया था। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, घटा देती है ताकि बैंक से लोग ज्यादा लोन ले सकें और ज्यादा अतिरिक्त मांग को उत्पन्न कर सकें, ठीक है ना। तो श्रमिकों की आय व क्रय शक्ति बढ़ जाएगी इससे। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर, तो गवर्नमेंट क्या करता है भाई, उस वहां पे क्या करता है, प्रतिभूतियों को क्या करता है, खरीद लेता है और इसमें क्या करता है भाई, कहता है कि आप लोगों को हम वापस कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको जितना पैसा चाहिए हमें पैसा दीजिए। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, जो भी सरकारी प्रतिभूतियां थी उनको क्या किया था, जो था बेच दिया था भाई, हम आपको दे रहे हैं, आप क्या करो हमें पैसा दे दो। तो पैसा करते हो फ्लो को, जो पैसा होता है उसको अपने पास रख लेती है। और यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है भाई जो भी आपके पास प्रतिभूति हमें वापस दे दो, हम आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो इससे भी क्या होता है, मार्केट में क्या जाता है, कैश फ्लो आ जाता है। तो नगद रिजर्व अनुपात सीआरआर जो था, उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां पे सीआरआर का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, सीआरआर का रेट कम कर देती है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर सके, लोगों को लोन के रूप में दे सके, ठीक है। तो ये स्थिति होती है। गुणात्मक उपाय में भी ठीक था, उसमें क्या था, हमने देखा था कि जो मार्जिन जो होता था, सीमांत जो मार्जिन होता था, उसमें गवर्नमेंट क्या कर देती थी, बढ़ा देती थी ताकि पैसा कम मिले। इसमें क्या होती है, घटा देती है ताकि लोगों को पैसा ज्यादा मिले, ठीक है। तो और मुद्रास्फीति की हालत में केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को सलाह देती है कि अनावश्यक कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट, उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने क्या कहा था भाई कि अत्यधिक मात्रा में जो है अनावश्यक कामों के लिए लोन ना दिया जाए। और इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है भाई कि जितना ज्यादा हो सके, चाहे कोई से भी कार्य है, उनके लिए लोन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना, मौखिक या लिखित रूप में दे देती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। आरबीआई जारी कर देती है एडवाइजरी। तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास क्या होता है, पैसा बढ़ता है। तो पैसा बढ़ता है तो वो क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाता है, रोजगार का क्रिएशन किया जाता है। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों से क्या करती है, जो अल्प मांग या अभावी मांग होती है उसको अधिक मांग में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपके कोई कमेंट है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।